ओके, गुड इवनिंग फिर से एक बार सबको। अच्छा, देखो सर, कंपनी लॉ पढ़ना है ना। कंपनी लॉ याद है सर आप लोगों को? आज कंपनी लॉ का क्लास है। हाँ सर, याद तो रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो सर, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कंपनी लॉ में क्या डिस्कस करना है सर? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ चल रहा था ना। हेलो, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट क्लास में। याद आया आप लोगों को? प्रोस्पेक्टस बोलने से याद आ गया स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था। स्टॉक मार्केट में जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी आता है, या फिर मतलब नॉट ओनली स्टॉक मार्केट में कंपनी आना, बट एक्चुअली बेसिकली पॉइंट ये है कि मार्केट से जब किसी कंपनी को मनी रेज करना है, मार्केट से जब किसी कंपनी को मनी रेज करना है, तब उस कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो प्रॉस्पेक्टस देख के, वो प्रॉस्पेक्टस को देख के, उसको समझ के फिर जाके वो क्या करता है, कंपनी में इन्वेस्ट करता है। नॉट ओनली इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, वैराइटीज ऑफ रीजंस के कारण कर सकता है। अब लोगों को याद आ रहा है सर? हाँ सर, बस इतना हाँ बोलो सर। मुझे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके सर, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। ये प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ के अंदर हम लोग मेन कुछ एरिया में बात कर रहे थे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि देर आर बेसिकली टू पार्ट्स। हाँ, जैसे कि दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन चैप्टर 3 कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर 3 में बोला गया है। इन शॉर्ट, कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 42 तक, सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 42 तक ये चैप्टर कंसिस्ट है डीलिंग विद प्रॉस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। द एक्ट प्रोवाइड्स द मैनर इन विच सिक्योरिटीज कैन बी इशूड by both public and private companies, obviously not only by public companies, मतलब जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज है, बट ऑल्सो प्राइवेट कंपनीज, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बातें करना चालू कर दिए हैं। चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट इशूज सिक्योरिटीज अंडर टू हेडिंग्स। फर्स्ट, इट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर में हम लोग आईपीओ, एफपीओ, याद है सर? थोड़ा सा आईपीओ एफपीओ के बारे में पढ़े थे। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। हाँ, और इसके अलावा इट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके अलावा ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से भी हो सकता है। इट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर दी सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। आज मैं नोट शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ, तो फिर आप लोग इसको डिटेल्स में एक बार फिर से अपने मर्जी से रिवाइज भी कर पाओगे। वीडियो तो मैंने शेयर करके ही रखा था, इसको भी आप लोग फिर से एक बार चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, पूरा मैं नोट शेयर करूंगा। जैसे अगर आप देखो कि इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर्स के ऊपर, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर्स के ऊपर सेक्शन 23 से लेके 40 तक बोला गया है, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर्स। मतलब बेसिकली मैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सर आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, स्टोरी? हाँ सर, स्टोरी जो लास्ट क्लास में हुआ था उसको याद आ रहा है आप लोगों को? बोलो ना, यस नो, कुछ तो बोलो। हाँ सर। ओके सर, तो बेसिकली मेरा कहने का एक ही मतलब है कि प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मतलब कंपनी को क्या है ना सर, मार्केट से पैसा उठाना है। कंपनी जो होते हैं ना, इसको मार्केट से मनी रेज करना है, फंड रेज करना है। हमारे देश में स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज तो बहुत सारा है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी तो बहुत सारा है, प्राइवेट कंपनी का डेटा मिलना मुश्किल है। प्राइवेट कंपनी इन इंडिया, आई डोंट नो इसका डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी तो करीब 7,000 के आसपास है। इसका डेटा मिलना मुश्किल है। प्राइवेट कंपनीज तो बहुत सारे, लैक्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज होगा, मोर देन लैक्स होगा ऑब्वियसली। बट इंडिया में स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी, जो स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं सर, वो बीएससी एनएससी मिला के अप्रॉक्स 7,000, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ है। ठीक है, तो इसका अगर मैं आप लोगों को डेटा शो करूं, जैसे अगर मैं बीएससी दिखाऊं आपको, बीएससी में आपको अप्रॉक्स दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, करीब 5,500 के आसपास बीएससी में लिस्टेड है, दिख रहा है ना? एनएससी में अगर मैं आपको दिखाऊं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अप्रॉक्स 2,000 के आसपास कंपनीज है, न्यू न्यू कंपनीज और भी आ रहा है। अगर मैं आपको सीएसई दिखाऊं, मतलब कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, उतना पॉपुलर नहीं है बट एक्टिव है सर। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पॉपुलर नहीं है बट एक्टिव है,
बीएसई के साथ टाई अप में काम करते हैं। ये उसको मतलब एशिया का सेकंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है आफ्टर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। 1908 में बना था। इसके पास भी अप्रॉक्स 2700 करीब 2700 के आसपास कंपनी पुराना लिस्टेड है, जिसको बीएसई के थ्रू से इसको काम करवाया जाता है, ठीक है। एक्चुअली डायरेक्ट एक्टिविटी इसका अभी होता नहीं है, अभी तो एनएससी और बीएसई के थ्रू से ही एक्चुअली शेयर में डीलिंग्स डिजिटल लेवल में होता है। सर अब कहना क्या चाहते हो? सर मेरा कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाऊंगा बट उससे पहले मैं आप लोगों को बस एक बार कनेक्ट कर रहा हूं कि सर जो कंपनी स्टॉक मार्केट में होता है ना सर, उसको अगर मार्केट से उनको मार्केट में प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, अलॉटमेंट करना पड़ता है सिक्योरिटीज, मतलब शेयर जब इशू होता है तो किसके लिए कितना शेयर्स होगा, ठीक है। सारा का सारा शेयर्स एक ही इंसान को नहीं मिल सकता, या फिर सारा का सारा शेयर्स किसी एक कंपनी को नहीं मिल सकता, तो किसको कितना मिल सकता है इसका डिटेल्स वो बताते हैं। तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, आप लोग बचपन में कंपनी अकाउंट्स तो मोस्ट प्रॉब्ली सभी कोई किए हो, अभी भी करते हो। हाँ सर, मैम के क्लास में जो लोग कंपनी अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, किए कि नहीं किए सर? जो लोग कंपनी अकाउंट्स का बचपन में क्लास किए कि नहीं किए, जिसमें बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, याद आ रहा है सर? हेलो, याद करो एक बार। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। थैंक यू सर। ये इसको मैं क्यों याद दिला देता हूँ आप लोगों को, कंपनी अकाउंट्स बार बार क्यों याद आ जाता है? फिर से करना है कंपनी अकाउंट्स, बार बार करना पड़ेगा। सारे के सारे चार्टर्ड वाले को तो भी करना पड़ता ही है, उनके लिए बहुत वाइटल है, सीएमए वालों के लिए भी बहुत वाइटल, इवन सीएस को भी करना पड़ता है। ओके, तो कंपनी अकाउंट्स का मेन क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोग शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, ये सारे के सारे डिटेल्स बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है सर। ये जो एप्लीकेशन का बात मैंने किया ना, ये एक्चुअली प्रॉस्पेक्टस का ही बात है। कंपनी जब मार्केट में एप्लीकेशन छोड़ता है ना, तो वो एक्चुअली प्रॉस्पेक्टस के थ्रू से ही एप्लीकेशन आता है। आफ्टर दैट वो अलॉटमेंट मतलब सिक्योरिटी अलॉटमेंट का ही बात करते हैं कि किसको कितना शेयर्स मिल रहा है, कौन कितना शेयर्स ले रहा है, जिसके लिए हम लोग आप लोगों को लास्ट क्लास में याद होगा, जोमेटो याद है, भूख लग गया था आप लोगों को जोमेटो देख के, याद है सर? हाँ, अरे याद है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ, देखो सर, ये initial public offer equity shares of face value 1 each our company for cash at a price of per equity share including share premium of rupees per equity shares for the fresh issue, offer price aggregating up to 82,500 million comprising of fresh issue, equity share aggregating 75,000 million fresh issue और बाकी offer for sale। offer for sale मतलब जो पुराना शेयर होल्डर्स है वो अपना शेयर छोड़ के निकलना चाहता है, इसीलिए वो ऑफर फॉर सेल दे रहा है। टोटल 82,500 शेयर्स है, 82,500 मिलियन कंप्राइजिंग फ्रेश इशू, उसके अंदर 75,000 फ्रेश इशू है। इसका मतलब क्या हो गया, करीब 7,500 मिलियन का पुराना शेयर है जो पुराने शेयर होल्डर्स के पास है, जैसे कि इन्फो एज और दी सेलिंग शेयर होल्डर्स, मतलब जो अभी स्टॉक को छोड़ के निकलना चाहता है, ठीक है, वो इशू करेगा। ठीक है, अब बात आप लोगों के मन में आ सकता है कि सर ये पुराने वाले छोड़ के क्यों निकलना चाहता? सर इतना दिन इन्वेस्ट करके रखा है तो अभी प्रॉफिट करने का मन करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, बहुत दिनों से इन्वेस्टमेंट है इन लोगों का, 5 साल 10 साल से इन्वेस्टमेंट होगा, तो अभी चाहते हैं कि भाई अभी प्रॉफिट करके थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने का। तो सर ये प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं कमाएगा, ये कैसे पता चलेगा? सर ये पता चलता है जिस दिन कंपनी लिस्टेड होगा, ठीक है, कि जो दाम में ये मार्केट में इसका शेयर छोड़ना चाहता है, तो अगर ऑफर फॉर सेल मार्केट में लोग शेयर खरीदता है तो ऐसे केसेस में उसका शेयर्स बिक जाता है, और जैसे बिक जाएगा जितना अमाउंट आएगा वो पुराने वाले लोग जो शेयर को होल्ड करके रखा था अभी छोड़ के जाना चाहता है उनको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 7,500 मिलियन का ऐसा केसेस है। तो इस तरह से कंपनी जब आईपीओ लाता है, ये आईपीओ है सर, दिस इज आईपीओ, ये लास्ट दिन हम लोगों ने बड़ा अच्छे से देखा था सर, ठीक है। तो इस तरह का काम को करने के लिए, इस तरह का कंपनी जब स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करना चाहते हैं तो कंपनी डायरेक्टली नहीं कर पाता। आप लोगों को पता है ना सर, इस लिस्टिंग कॉन्सेप्ट को, मतलब कंपनी मार्केट में लिस्टेड होना चाहता है, इस लिस्टेड वे को कंप्लीट करने के लिए इसके लिए रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट में एक चैप्टर होता है सर, आईपीओ, ठीक है। इसका एक अलग ही स्टोरी होता है, बट हम लोग थोड़ा आईपीओ का लीगल मैटर्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस मैटर्स पे बात नहीं कर रहे हैं, इसका लीगल मैटर्स पे। लीगल मैटर्स में बात करने के टाइम पे बिजनेस मैटर्स आ ही जाता है, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या होता है, एक बिजनेस एकदम स्टार्टिंग से लेके, जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हो
ठीक है। अगर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट याद है तो फिर मैं पूछना चाहूँगा, लाइक रोशनी इज हियर, ज्योति आई डोंट नो है कि नहीं, शुभो याद है आप लोगों को? सर हम लोग स्टॉक मार्केट बेसिक्स में एक स्टोरी पढ़ते थे कि एक ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी, उसका स्टार्टिंग से लेके उसका बिजनेस लिस्टेड डेट तक का पूरा हिसाब याद है? है दादा। हाँ हाँ दादा, हाँ, उसमें एकदम मुने हाँ पूरा एकदम। उसमें क्या होता था बार बार कि जब कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट आता था तो पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाता था। हम लोगों ने वहां पर एक चीज देखा था कि एक 5 करोड़ का कंपनी 2 साल में किस तरह से 50 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाता है। 5 करोड़ का कंपनी 2 साल बिजनेस करके, जस्ट 2 years बिजनेस करके करीब 50 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाता है। ठीक है, ये आईपीओ प्रोसेस में एक्चुअली स्टॉक मार्केट का पूरा स्टोरी है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो लोग ये स्टोरी तो अभी मैं डिटेल्स बोलूंगा नहीं, मतलब इसलिए नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा मुझे लीगल मैटर्स में ही बात करना है, नहीं तो ये स्टॉक मार्केट क्लास लगेगा। लेकिन पॉइंट बड़ा मतलब कनेक्टेड है कि एक कंपनी रातों रात आईपीओ नहीं ला सकता सर। आईपीओ प्रोसेस में पहुंचने के लिए ना उसका काफी वाइटल, मतलब कभी एक बिजनेस 5 करोड़ का हुआ करता था, वहां से एक कंपनी जब करीब 600 करोड़ 700 करोड़ के वैल्यूएशंस में पहुंचते हैं ना, तो तब जाके वो सोचता है कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊंगा। ठीक है, लेकिन ये वैल्यूएशंस रातों रात नहीं होता, इसमें मैं आपको बताता हूँ सर, कम से कम सर मिनिमम 4-5 साल तो लग ही जाता है। 4 to 5 years तो उस बिजनेस में लग ही जाता है कि भाई एक बिजनेस को एक मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचना है, कम से कम मिनिमम मैच्योरिटी। आफ्टर दैट वो कंपनी सोचता है कि हाँ मुझे अभी स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, मुझे पब्लिक से पैसा रेज करके बिजनेस करना चाहिए, वगैरह वगैरह वो सोचेगा। ठीक है, आजकल तो प्राइवेट इक्विटी का भी बड़ा खेल चल रहा है, मतलब अगर कोई स्टॉक मार्केट में बिना आके भी बिजनेस कर रहा है, ऐसा बात नहीं कि स्टॉक मार्केट में ही आना पड़ेगा, बट उसमें वो सर फॉरेन इक्विटी का बात है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लाइक पेटीएम, जैसे जोमेटो में भी काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, बट अभी जोमेटो सोच रहा है कि नहीं हम लोग पब्लिक इशू करके मार्केट में थोड़ा स्टेबल होना चाहता है। अब देखना पड़ेगा जोमेटो का बिजनेस में क्या बात है, बट मुझे लगता है फ्यूचर है इसका। ठीक है, फ्यूचर है इसका। अब बात यही है सर कि इस तरह का जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली कंपनी का मार्केट में आने का एक प्रोसीडियर है। और हमारा जो लीगल चैप्टर्स है, हमारा जो कंपनी लॉ का लीगल एरिया है, वो हमें यही सब लीगल मैटर्स का, मतलब जो भी मार्केट में बिजनेस को पैसा रेज करने के पीछे का जो कहानी है, उसके पीछे का लीगलिटीज को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर्स 23 से लेके 40 तक के अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग बताया गया। लास्ट दिन कुछ सेक्शंस में हम लोग बात कर ही चुके थे। प्राइवेट कंपनी के केस में भी बात बनेगा सर, वो भी मैं बताऊंगा। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 39, पेनल्टीज के बारे में 34, 35, 36, 37, 447, इवन हम लोग लास्ट दिन पेनल्टी का भी एक डिस्कशन कर लिया था। जो लोग अगर लास्ट क्लास किसी का मिस है, आई मस्ट से एक बार जरूर गो थ्रू कर लो सर। अच्छा, ये देखो सर कितना सारा तरीका होता है। जैसे अगर आप पब्लिक कंपनी हो, मैं लास्ट क्लास में बोला था, फिर से एक बार इसलिए बोल रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो प्रॉस्पेक्टस, पब्लिक ऑफर, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस इशू करना है पब्लिक ऑफर देके, तो पब्लिक को ऑफर करना है, इसीलिए आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करना है। पब्लिक को ऑफर करना है, इसीलिए आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करना है। इसका भी आज तो मैं एक्चुअली प्रॉस्पेक्टस पे ही बात करूंगा, इसीलिए मैं फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ, प्रॉस्पेक्टस पे ही बात करना है कि ये प्रॉस्पेक्टस का लीगल कॉन्सेप्ट है क्या। तो इसमें अगर आप देखो कब कब ऐसा होता है आईपीओ इशू करने के टाइम पे, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब फर्स्ट टाइम, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब सर फर्स्ट टाइम। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ना सर, ये जोमेटो फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहा है, स्टॉक मार्केट में वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। इससे पहले वो प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट इक्विटी के थ्रू से पैसा मिलके वो कर रहा था, वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू से कर रहा था। ठीक है, बहुत सारे कंपनीज है सर जो मार्केट में आता जाता रहता है। ठीक है, मेरे को जीरोधा के थ्रू से बहुत सारा खबर मिलता है, आपका अपना अपना ब्रोकिंग कंपनीज के थ्रू से भी मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो सर, जोमेटो आ रहा है, इसका प्रॉस्पेक्टस देख रहे हो सर आप लोग, DRHP, हाँ सर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इस तरह से आप प्रॉस्पेक्टस कंपनी को वेबसाइट से भी ले सकते हो, सेबी के साइट से भी, ये क्लिक करने से सेबी के साइट में ही चला जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको भी याद रखो सर, आज इसका भी बात करेंगे। NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, इसका एक भाई है NSDL का एक भाई है, वो भी मार्केट में आ रहा है, वो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। क्या नाम है NSDL का भाई का? सुबह रोशनी बोल, क्या नाम है? CDSL। इसका एक भाई है जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, आज इसके भी बारे में भी बात CDSL। करेंगे। हाँ CDSL,
मैं सही लिखा ना? यस, सेंट्रल डिपॉजिटरी प्राइवेट लिमिटेड, इसका शेयर है ना? यस, CDSL का शेयर है मार्केट में। सर ये क्या करता है CDSL? सर आज मार्केट डाउन साइड में था, फिर भी CDSL का मार्केट पॉजिटिव रहा है थोड़ा बहुत, अच्छा खासा, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा पॉजिटिव था। अगर आप 1 मंथ का डेटा देखें कि CDSL करीब 700 से 832 के आसपास गया है। इसका मेन काम है सर डीमैट अकाउंट होल्ड करना। इन सिंपल अगर बोला जाए, डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, मतलब ये एक्चुअली सेबी का ही एक विंग है, आपको बता दूं, ठीक है। इनिशियली प्रोमोटेड बाय BSE व्हिच देयर आफ्टर डाइवेस्टेड इट्स स्टेक टू लीडिंग बैंक्स, ठीक है। CDSL वेंचर्स लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज एन एसेट मैनेजमेंट आर्म। बेसिकली हम लोग जब स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस अकाउंट ओपन करने के बाद हमारा डीमैट अकाउंट, मैं आज इसके बारे में भी बात करूंगा आप लोगों के साथ, डीमेटेरियलाइजेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट एरियाज है सर, तभी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल कनेक्शन कर रहा हूँ कि CDSL जैसे कंपनीज, इसका डिटेल्स आप लोग घर में जरूर जानना, ठीक है। इसका फंडामेंटल एरिया क्या है, क्या करता है, इसका तो स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो चुका है, ये भी अपने आप में ही एक कंपनी है सर, ये अपने आप में ही एक कंपनी है, ठीक है। ये बेसिकली CDSL promoted by Bombay Stock Exchange, Asia's oldest stock exchange. Other shareholder include HDFC, Standard Chartered and Canara Bank. ये CDSL को बेसिकली होल्ड करके रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब हमारा जो डीमैट होता है सर, हमारा जो डीमैट अकाउंट होता है जिसके थ्रू से हम स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करते हैं, वो डीमैट अकाउंट का पूरा कंट्रोलिंग करना, पूरा होल्डिंग करना, ये इनका काम है, ठीक है सर। सेंट्रल डिपॉजिटरी वाज इनिशियली प्रोमोटेड बाय BSE और received the certificate of commencement of business from the Security Exchange Board of India in February 1999, ठीक है सर, तब से ये आया है। सर क्यों ये सब स्टोरी बोल रहे हो सर? आज तो बताना है ना बहुत सारा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इसी का एक भाई है NSDL, आएगा सर, ये भी मार्केट में आ रहा है। NSDL अभी तक इसका प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हुआ, बट NSDL इसका इसी की तरह काम करते हैं सर, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, NSDL has about 2 crore डीमैट अकाउंट ओपन विद इट एज December 2019। मतलब आप समझ रहे हो ना क्या काम करता है, डीमैट अकाउंट ओपन करता है सर। हम लोग तो ब्रोकर के पास जाते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने, जैसे कि जीरोधा है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है, जैसे कि शेयर खान है, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि आप स्टॉक्स है, ठीक है, बहुत सारे हैं। मैं आपको क्या क्या नाम बताऊं सर, अभी बोलते बोलते मैं खुद ही थक जाऊंगा, ठीक है। ये रिसेंट IPL में आप लोग जरूर आप स्टॉक के बारे में एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, ठीक है। या फिर आपको मैं और क्या नाम बताऊं, ICICI डायरेक्ट, वेरी ओल्ड और बहुत पुराना और बड़ा एक बिजनेस है ICICI डायरेक्ट, ठीक है। ये सब क्या है, SBI सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, देयर आर लॉट्स ऑफ, ठीक है। ये सब क्या है सर, ब्रोकिंग कंपनीज है जिसके थ्रू से हम लोग स्टॉक मार्केट में पहुंचते हैं। बट एक्चुअली ब्रोकर का काम है हमको NSDL CDSL तक पहुंचाना, या फिर BSE NSE का दरवाजा तक पहुंचाना, ये है ब्रोकर का काम, ठीक है। बदले में उनको कमीशन मिलता है। ब्रोकर के पास एक्चुअली डीमैट अकाउंट नहीं रहता है सर, डीमैट अकाउंट रहता है डिपॉजिटरीज के पास। सर क्या बोल रहे हो? अरे सर वही तो है। चलो सर मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ आज। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर, पब्लिक कंपनी होगा तो उसका इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज का क्या क्या एरिया है। सिक्योरिटीज मतलब आप समझ गए ना सर, शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड, दीज आर बेसिकली सिक्योरिटीज। ये सब बारे में मैं लास्ट क्लास में जबरदस्त बात किया था। प्राइवेट प्लेसमेंट भी एक एरिया है, राइट इशू, बोनस इशू, बात करूंगा आगे आगे, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप ये प्रोस्पेक्टस और पब्लिक ऑफर आपके लिए नहीं है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस, पब्लिक ऑफर, क्योंकि सर प्राइवेट है तो फिर पब्लिक से क्या काम। हेलो, कोई बोलेगा सर प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं कर सकता? अरे सर प्राइवेट है तो फिर पब्लिक से क्या करना है, बात समझ में आया? अगर आप प्राइवेट हो तो पब्लिक का पैसे से क्या करना है आपको, बस अपने मेंबर से बात है। अपना जो मेंबर्स है, कितना मेंबर होना चाहिए प्राइवेट कंपनी का? हाँ सर, प्राइवेट कंपनी का कितना मेंबर होना चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। थैंक यू सर। प्राइवेट कंपनी का मेंबर मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 200 होना चाहिए। अब इनको जो भी पैसा मिलेगा या जो भी पैसा इनको चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन फ्रॉम देयर मेंबर। लेकिन अगर पब्लिक है तो फिर उनका मेंबरशिप का इशू क्या है? मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी हो तो वो पब्लिक लिमिटेड हो जाते हैं, पब्लिक कंपनी हो जाते हैं। इनका मेंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, जानते हो? बोलो सर। मिनिमम अनलिमिटेड, 7 मैक्सिमम तो अनलिमिटेड, मिनिमम मे बी 7, কত ছিল 7 না না 7 हाँ হতে 7, পারে। मिनिमम 7 चाहिए, ठीक है। पब्लिक कंपनी ओपन करना हो तो मिनिमम 7 मेंबर जरूरी है, और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है, मतलब अनगिनत, जितना मर्जी उठा लो लिमिट में रह के, बट हाँ कोई लिमिटेशन नहीं है सर, ठीक है। तो
इसीलिए अगर आप प्राइवेट हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट में ही दिमाग लगाना, ठीक है। इसके अलावा राइट इशू, बोनस इशू, आई विल डिस्कस दिस थिंग्स। तो लास्ट दिन हम लोग सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 पब्लिक कंपनी, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 सिक्योरिटीज का मतलब, सेक्शन 2 सबसेक्शन 81, ठीक है। पब्लिक ऑफर, आईपीओ, एपीओ, इसका कौन क्या कर सकता है डिस्कस हुआ था। प्रोस्पेक्टस में भी हम लोगों ने बातें किया था सर। प्रोस्पेक्टस कितना तरह का होता है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इंक्लूड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। सेल्फ प्रोस्पेक्टस अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। एनी डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड एज प्रोस्पेक्टस, ठीक है। उसके अंदर नॉर्मली दो तरह का बेसिक ज्यादा पॉपुलर है सर। एक है आपका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, इसको आरएचडीपी बोलते हैं, ठीक है। आरएचपी या आरएचडीपी भी बोलते हैं, ड्राफ्ट रेड, डीआरएचपी सॉरी, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, या फिर सेल्फ प्रोस्पेक्टस। फर्क क्या है सर सेल्फ प्रोस्पेक्टस में और डीआरएचपी में, बात करेंगे। अच्छा सर, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी नोटिस, एनी सर्कुलर, एनी एडवर्टाइजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक। मतलब पब्लिक को ऑफर करते हो कि भाई बिजनेस के लिए पैसा दो, ठीक है, बदले में बिजनेस का प्रॉफिट से हिस्सा ले लेना, बदले में बिजनेस के प्रॉफिट से हिस्सा ले लेना, सिंपल बात है, ठीक है। सर हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका गारंटी, सर अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो कोई गारंटी नहीं है। अगर आप कंपनी को शेयर देते हो, मतलब कंपनी के बिजनेस में पैसा दे रहे हो, बदले में कंपनी का शेयर ले रहे हो, इक्विटी शेयर, तो फिर कोई गारंटी नहीं है। सर अगर प्रेफरेंस शेयर ले थोड़ा बहुत गारंटी मिलेगा, ठीक है। सर अगर डिबेंचर ले तो ज्यादा गारंटी मिलेगा, बिकॉज लोन है ना, तो ज्यादा गारंटी मिलेगा। ओके सर, तो इसी तरह का सब बातें, प्रोस्पेक्टस रिलेटेड बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। फिर हम लोगों ने सर कुछ पेनल्टीज वगैरह के बारे में भी बात किया था, याद है सर आप लोगों को? पेनल्टीज के बारे में बात किया था, कितना तरह का प्रोस्पेक्टस में क्या कंटेंट होते हैं। मैं आज प्रोस्पेक्टस के बारे में ज़्यादा करूंगा बात, ठीक है। डेट, साइंड, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट रिपोर्ट, कवरेज पेज, ठीक है, ए कॉपी इज डिलीवर्ड टू आरओसी, मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ये सब मैं डिस्कशंस किया था, ठीक है। अच्छा, साथ में मैंने आप लोगों को पेनल्टी के बारे में भी बताया था कि अगर आप किसी भी तरह का इस तरह का मतलब पनिशमेंट फॉर इशूइंग प्रोस्पेक्टस इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 26, अगर आप सेक्शन 26 के तहत कुछ भी बातें कंट्रावेन करते हो, तो अगर आप कंपनी हो तो आपको 50,000 से लेकर 3 लाख का फाइन हो जाएगा। अगर आप कंपनी छोड़ के कोई दूसरा पर्सन हो जो प्रोस्पेक्टस के साथ कनेक्टेड थे, तो इंडिविजुअल फाइन 50,000 से लेकर 3 लाख तक हो सकता है, और साथ में 3 साल तक का जेल भी हो सकता है। मतलब या तो सिंगली सिर्फ 3 साल का जेल, या फिर बोथ हो सकता है आपको। फिर हम लोगों ने ये सनी फार्मास्यूटिकल्स का केस भी हम लोगों ने देखा था। ओके सर, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। मैं थोड़ा सा कनेक्ट इसलिए किया सर, लॉ है ना, कनेक्शन बिना ना मुश्किल हो जाएगा। सर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी डिमेटेरियलाइज फॉर्म। सर डिमेटेरियलाइज मतलब, अरे सर डिमेटेरियलाइज मतलब बड़ा सिंपल बात है। डिमेटेरियलाइज मतलब डिमैट, डिमैट, डिमैट समझते हो सर? सभी कोई आप लोग डिमैट अकाउंट के बारे में सुने हो? डिमैट अकाउंट, स्टॉक मार्केट के साथ बात करने से ही डिमैट अकाउंट के बारे में बात आता है। हाँ सर, सुने कि नहीं सुने? है सर। है ना, जब भी स्टॉक मार्केट का बात आता है तब भी डीमैट अकाउंट का बात आता है। डीमैट का फुल फॉर्म होता है एक्चुअली डीमेटेरियलाइज अकाउंट। अब इसका लीगल मैटर क्या है? इसको डीमैट इसलिए बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 रीजन है, क्योंकि आपके लिए आपका स्टॉक मार्केट का जो अकाउंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मेटेरियलाइज अकाउंट है आपका, मेटेरियल फैक्ट है, उसमें आपका पैसा है इसके अंदर आपका, और इसको डिजिटल किया गया, ठीक है। तो डिजिटल वे में जो अकाउंट आपका स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज डिमेटेरियलाइज अकाउंट। पहले ये सब मैंडेटरी नहीं था, बट सर कुछ क्या बताओ सर, स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा ही स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम वगैरह है, उसके बाद से ये सब बड़ा ही परमानेंट कर दिया गया, ठीक है। तो चलो सर देखते हैं। एक्चुअली वो हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया था ना, वो एक्चुअली हर्षद मेहता का दिमाग था वो एक्चुअली गवर्नमेंट का फेलियरिटी था, गवर्नमेंट फेलियर था, लेकिन गवर्नमेंट ने संभाल नहीं पाया तो एक बंदे को सजा दे दिया। अरे भाई आपका प्रॉब्लम है, आप में फॉल्ट है, आप एक इंसान को इतना सजा क्यों दे दोगे? ठीक है वो गलती करता है, उसका फाइन करो, पेनल्टी करो, लेकिन आप उसको जेल में डाल के सड़ा के फिर जेल के अंदर ही एक तरह का उसका, फिर उसका प्रूफ नहीं मिला सर कि उसका देहांत हो गया काफी कम उम्र में। ठीक है, इससे बहुत बड़ा बड़ा गुनाह लोग करते हैं। सीरियसली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर किसी ने अपना दिमाग को यूज किया, किसी ने अगर सरकार का फॉल्ट को दिखा दिया, इतना बड़ा क्या गलती कर दिया, सरकार का फॉल्ट का इस्तेमाल किया,
आप उसका जो सजा है वो दो, लेकिन आप पहले अपना गुनाह तो मानो। ठीक है सर, बाद में बात करेंगे ये सब बारे में। सेक्शन 29 along with companies prospectus and allotment of securities, prospectus and allotment of securities rule 2014, ठीक है, pass rule, prospectus and allotment of security, that is pass rule, contain provision which require public offer of securities to be in dematerialized form. आप जो भी करो आपको डीमैट अकाउंट करना है। फर्दर प्रिस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज शैल इश्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ओनली इन द डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, ओनली इन द डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। every company making public offer and such other class or classes of companies as may be prescribed shall issue the securities only in the dematerialized form by complying with the provisions of the Depositories Act। मैं आपको स्टार्टिंग में ही डिपोजिटरीज के बारे में बात कर रहा था। दो डिपोजिटरीज है इंडिया में, मैंने आप लोग को दोनों डिपोजिटरीज का नाम दिखाया। क्या क्या नाम बताया बोलो? NSDL, CDSL। थैंक यू सर। ये डिपोजिटरीज एक्ट 99 में जो दो कंपनी आया, एक्ट पहले बना, डिपोजिटरीज एक्ट 1996 एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, ठीक है। तो ये NSDL CDSL के अंदर आपको डिमेटेरियलाइज का पूरा सिस्टम बोला गया है। डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब एज पर रूल 9 ऑफ पास रूल, मतलब prospectus and allotment of security rule, the promoters of every public company, मतलब जो भी कंपनी पब्लिक है उसका जो प्रोमोटर है, जो कंपनी को बना रहा है, मेकिंग ए पब्लिक ऑफर ऑफ एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मतलब जैसे कि डिवेंचर्स, ठीक है। डिवेंचर्स को हम लोग पढ़े हैं ना सर, आप लोग बचपन में अकाउंट्स करते वक्त कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ सर, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के बारे में आप लोग पहले सुने हो? हाँ सर बोलो ना। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ये क्या होता है? आज डिवेंचर है, नॉर्मली एक डिवेंचर्स का स्टैंडर्ड रेट होता है 100, स्टैंडर्ड रेट। कोई किसी ने कंपनी को 100 करके अगर 100 डिवेंचर्स, ठीक है, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा सर? 100 इंटू 100 10,000। डिवेंचर बेसिकली क्या होता है? लोन। मतलब बेसिकली आप कंपनी को क्या दे रहे हो? आप कंपनी को लोन दे रहे हो, ठीक है, 100 इंटू 100 करके 10,000। कुछ दिन बाद कंपनी बोल सकता है आपको कि ठीक है, आपके पास उपाय है, अगर आप चाहते हो कि ये 10,000 अमाउंट जो आपका है बाद में वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह आपको मिलेगा, लेकिन इफ यू वांट आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो रूल्स है कि कितना डिवेंचर्स के बदले आपको कितना शेयर मिलेगा, ठीक है, वो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मतलब कितने डिवेंचर्स होल्डिंग करने के बदले में आपको कितना शेयर्स मिलेगा, ये टोटली अलग बातें हैं। लेकिन कन्वर्टेबल का मतलब यही है, ठीक है, एनसीडीज, कि वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। सर रिसेंटली एक कंपनी है मार्केट से एनसीडी उठा रहा है, सर आप लोग नाम सुने हो, कंपनी बहुत पॉपुलर कंपनी है, एक सेकंड, SBI कार्ड का नाम सुने सर आप लोग? हाँ सर, SBI कार्ड, ये जो कंपनी है ना, ये हमारे आज के डेट में हमारे इंडिया में हम लोग वीज़ा मास्टर कार्ड यूज़ करते हैं, बट ये SBI कार्ड अपना बिजनेस को काफ़ी डेवलप किया। इवन SBI का रिसेंट डेट में आप जितना भी कार्ड देखोगे सब SBI कार्ड का ही है, आपको वहाँ पर मास्टर वीज़ा नहीं दिखेगा, है ना सर? मास्टर वीज़ा दिखता है या SBI कार्ड दिखता है? इवन कोई दूसरा कंपनी का भी कार्ड SBI इशू कर रहा है, SBI कार्ड। SBI मतलब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे इंडिया के अंडर बोल सकते हैं, उसी के मतलब बेसिकली पेरेंट वही है, बट ये अलग ये कंपनी है जो कार्ड का जो टेक्नोलॉजी से सर, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो एरिया है, इस टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करने वाला एक कंपनी है। आप बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये SBI कार्ड ने रिसेंटली आप देख सकते हो 2000 करोड़ भाया एनसीडीज, दिखाई दे रहा है क्या सबको? ये रिसेंट ज़्यादा पुराना बात नहीं है सर, मार्च 9 2021 का बातें हैं, दिख रहा है क्या? SBI card plans to raise 2,000 crore via NCDs. Last month, SBI card had informed that it had raised 550 crore through issue NCDs on a private placement basis. The NCDs have a tenure of 3 years with a coupon rate of 5.9% per annum. The company had announced fundraising after the new MD and CEO Rama Mohan Rao Amara took over in January 2021. 550 crore लिया है, फ्यूचर में और लेगा। Sir, SBI Cards and Payment Service on Monday said it was planning to raise up to 2,000 crore by issuing NCDs, non-convertible debentures. मतलब ये कन्वर्ट नहीं होगा और कुछ होता है जो कन्वर्ट किया जाता है, मतलब ये टोटली डिबेंचर में ही रहेगा, इस डिबेंचर को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह का ये क्या है सर? ये सब सिक्योरिटीज है, कंपनी को पैसा मिलेगा,
तो पैसा का तेरा कितना नाम, पैसा कभी डिवेंचर के नाम से जाना जाता है, पैसा कभी इक्विटी के नाम से जाना जाता है, पैसा कभी प्रेफरेंस शेयर के नाम से जाना जाता है, पैसा का बहुत नाम सर, ठीक है, कंपनी लेवल में। ऐसे नॉर्मल लेवल में बोलो तो भी पैसा का बहुत नाम है। हाँ सर, बैंक में जमा करो तो कैश, हाँ, मंदिर में जमा करो तो दक्षिणा, हाँ, डॉक्टर को दो, टीचर को दो तो फीस, हाँ, किसी जॉब वाले को दो तो सैलरी, किसी एजेंट को दो तो कमीशन। क्या सर सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट, पैसा तेरा कितना नाम, यस कि नहीं? है दादा एकदम हाँ, ठीक ठाक। पैसा का बहुत नाम है सर, ठीक है, अल्टीमेटली है मनी, बट सब अलग अलग जगह में अलग अलग नाम यूज होता है। वही हर चीज का अपना अपना जगह होता है, जिस जगह में जो बात करना चाहिए। ओके सर ठीक है। तो बेसिकली as per rule 9 of past rules, the promoters of every public company making a public offer of any convertible securities may hold such securities only in dematerialized form. It is provided that the entire holding of convertible securities, सर क्या डिमेटेरियलाइज अकाउंट आप देख सकते हो? अरे नहीं सर, ये तो आप ब्रोकिंग कंपनीज के पास ना फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। आपका जो ब्रोकर है उस ब्रोकर के पास आप फॉर्म फिलअप करो, है ना, क्या रे सुबह वही होता है ना, ब्रोकर के पास ही फॉर्म फिलअप करते हैं ना हम लोग, और ब्रोकर उसको एनएसडीएल या सीडीएसएल में जमा कर देता है, यही ना? अरे है दादा, है एटाई। मतलब हम लोग एनएसडीएल सीडीएसएल में नहीं जाते, एनएसडीएल सीडीएसएल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर एनएसडीएल सीडीएसएल के पास पहुंचा देगा, ठीक है, और हम लोगों को ये ब्रोकिंग कंपनीज बीएसई एनएसई के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू से पहुंचा देता है। तो डिमेटेरियलाइज अकाउंट हम लोग बार बार मतलब जैसे बैंक अकाउंट जैसे हम लोग बैंक में जाके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन में ओपन करके देख सकते हैं। डिमेट अकाउंट आपका एनएसडीएल सीडीएसएल के पास है, जो ब्रोकिंग कंपनीज के थ्रू से, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो बिफोर सच ऑफर इज मेड एंड दे आर अंडर सच प्रोमोटर शेयर होल्डिंग शैल बी हैंड इन डिमेटेरियलाइज फॉर्म ओनली। मतलब पब्लिक इशू करने से पहले प्रोमोटर को भी अपना शेयर्स को डिमेटेरियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये सब रीजंस क्यों है? बड़ा सिंपल कारण है। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना कंपनी को लाना चाहते हो और फिर उस मार्केट से पैसा उठाना चाहते हो, तो पब्लिक के पैसे उठाने से पहले अपना पैसा को एक पर्टिकुलर जगह में डिजिटल करो, एक पर्टिकुलर एरिया में डिजिटल करके दुनिया के सामने दिखाओ कि आप कौन हो, आपका पैसा क्या है, आप कंपनी में कितना शेयर होल्ड करते हो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। हम लोग का स्टॉक मार्केट का जो एडवाइजरी ग्रुप है, हम लोग देखना कि हम लोग बीच बीच में कोई ना कोई किसी ना किसी कंपनी का डिटेल्स देते हैं, और उस डिटेल्स में कौन कंपनी चलाते हैं, कौन प्रोमोटर है, कि प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है, वो सब डिटेल्स रहता है। हाँ सुबह रोशनी, आप लोगों ने देखा ना कि कंपनी का डिटेल्स देने के टाइम पे कि कितना शेयर होल्डिंग का शेयर होल्डर के हाथ में है, ये जरूरी होता है जानना कि प्रोमोटर के पास कंपनी का कितना शेयर्स है, ठीक है। तो अगर प्रोमोटर के पास 80% है तो बाकी 20% ही मार्केट में होगा, क्योंकि बाकी तो प्रोमोटर अपना कंट्रोल में रखेगा, है ना। तो प्रोमोटर तो अपने हिसाब से चलेगा। जैसे रिलायंस का शेयर्स मार्केट में है तो रिलायंस कितना होल्ड करके रखता है, ठीक है, और बाकी कितना मार्केट में वो किसके पास कितना रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड रुको, मैं आपको एक चीज, छोटा सा चीज दिखाने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। रिलायंस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं सर, कुछ मिलता है कि नहीं। हाँ थोड़ा बहुत मिल रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स के कुछ डेटा है। यू कैन सी हियर प्रोमोटर्स के होल्डिंग में करीब 49.14%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मतलब कोई फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज के हाथ में है 24.9%, नॉन बैंकिंग बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज मिलके 4.31%, हाँ, और बाकी इधर उधर मिलके देख पा रहे सर आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलायंस का। नंबर ऑफ शेयर अगर 100% है, उसमें प्रोमोटर करीब 49.1, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब फॉरेन कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज, इन लोगों का होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, एफआईआई बोलते हैं प्यार से। नॉन बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड 4.31, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है 0.19, आदर्स के पास है 1.99, जनरल पब्लिक जैसे हम आप जैसे लोगों के लिए 8.44। नंबर ऑफ शेयर्स का भी डेटा इधर है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक LICI, ठीक है,
इस तरह का जो कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, इनके हाथ में है करीब 7.98। एंड GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, मतलब फॉरेन कंपनीज का शेयर्स इसके अंदर किस तरह से, मतलब फॉरेन कोई क्या बोलूं सर आपको, फॉरेन स्टॉक मार्केट के थ्रू से इसके इधर ट्रेडिंग हो सकता है। GDR, आई विल डिस्कस दिस थिंग्स इन लेटर। GDR ये भी हम लोग बात करेंगे। 2.85% के आसपास ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट या फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है। ADR GDR इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप लोग ये बात समझ रहे हो ना सर कि एक कंपनी मार्केट में कितना पैटर्न में चलता है, इसलिए प्रोमोटर का कितना है वो जरूरी है। इसलिए प्रोमोटर होल्डिंग को डिमैटेरियलाइज फॉर्म में अपने शेयर्स को पहले अलग करो। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? थोड़ा लीगल इश्यूज है बट बड़ा प्रैक्टिकल है। हाँ सर, लीगल जरूर है बट प्रैक्टिकल है कि नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। Rule 9A of the PAS rules mention about issue of securities in dematerialized form by unlisted public companies। ठीक है, मतलब जो कंपनी पब्लिक, मतलब पब्लिक है बट अनलिस्टेड है, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है बट पब्लिक है। सर सरकारी कंपनी होने से ही ना वो पब्लिक कंपनी हो जाते हैं। पब्लिक का पैसा जहां पर भी है, सरकार का कंपनी मतलब क्या सरकार का है? हाँ सर, अरे गवर्नमेंट बोल के कुछ नहीं होता, पब्लिक इज गवर्नमेंट। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि ये कोई भी, जैसे चाहे मोदी हो या दीदी, हाँ ऐसे बोलते हैं जैसे मोदी दे रहा है या दीदी दे रहा है। अरे कोई ना तो मोदी देता ना तो दीदी देता, पब्लिक ही पब्लिक को देता है। ये बात कब पब्लिक को समझ आएगा? हाँ, जब किसी को भी कोई भी चीजें प्रोवाइड किया जाता है, सब अपना अपना नाम लगाने में व्यस्त है। ना तो नरेंद्र मोदी जी मतलब छोड़ते हैं, ना ही ममता दीदी छोड़ते हैं। हर जगह में अपना अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं। अरे भाई ब्रांडिंग करना बाद में, पहले पब्लिक का जो जरूरी है वो दो। हाँ, बात समझ में रहे हो ना सर? अल्टीमेटली सब पब्लिक का है, सब सरकार का है, मतलब सरकार मतलब हम आप सब। ऐसा नहीं कि मैंने कर दिया, अरे क्या मैंने कर दिया? हमारा लिया हमसे ही, हमको ही दिया। आपको तो मैनेजर बना के भेजे हैं, अच्छे से मैनेजर ही करो, ब्रांडिंग बाद में कर लेना। लेकिन पब्लिक कब ये बात समझेगा? हाँ, एक्चुअली पब्लिक के लिए ही ना इनको ब्रांडिंग करना पड़ता है। दे आर नॉट रॉन्ग एक्चुअली। पब्लिक का ना क्या है ना, उनको समझ में नहीं आता। तो पब्लिक हमेशा पूछता चाहता है ये हमारे लिए क्या किया, वो हमारे लिए क्या किया। इसलिए वो लोग भी सोचा कि भाई हम भी चलो ब्रांडिंग बना के आपको दिखाते कि हम आपके लिए क्या क्या किया। इसलिए कोई सेंट्रल का प्रोजेक्ट को भी स्टेट का प्रोजेक्ट बना देते हैं। अब पता ही नहीं चलता कि मतलब स्टेट में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सेंट्रल के पैसे से चलता है कि स्टेट के पैसे से चल रहा है, इसका समझ तो आम पब्लिक को है नहीं। अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, आप लोग तो इतना समझदार हो बट आम आदमी इतना समझदार नहीं है। लेकिन ये समझदारी जरूरी है सर। Issue of securities in dematerialized form by unlisted companies. According to Rule 9A, every unlisted public company excluding a निधि, सर निधि जानते हो आप लोग? सर वो इज निधि, निधि कंपनी मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकते हो सर? निधि कंपनी कौन होते हैं? हाँ, निधि कंपनी क्या होता है? एनी आइडिया सर? सर ये लोग ना अपने ही बीच में लोन प्रोवाइड कर सकता है, अपने ओन बेनिफिट के लिए चलता है। मतलब निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। निधि कंपनी का मैं आपको बस ये पहले मैंने बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में पढ़ा के रखा सर। जिन लोग बेसिक का क्लास किए थे उनमें मैं पढ़ाया, जो लोग बेसिक अभी नहीं किया बाद में जब करेगा फिर से पढ़ेगा। निधि कंपनी is a type of company in the Indian non-banking finance sectors recognized under section 406 of the Companies Act 2013. Their core business is borrowing and lending money between their members. मतलब यहाँ पर जो भी बोरो होगा या लेंडिंग होगा अपने मेंबर्स के बीच में ही होगा। दे आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। दे आर बेसिकली निधि कंपनी। आप समझे कि नहीं? हाँ सर, बस इतना याद रखो। मैं बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ के क्लास जब हम लोगों ने पूरा बेसिक्स किया था उसमें हम लोग अलग अलग सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, निधि कंपनी, हाँ डॉर्मेंट कंपनी, याद आ रहा है सबको? बोल सर बोलो, याद आ रहा है? जो लोग बेसिक किए थे, जो लोग बेसिक नहीं किया वो लोग बाद में करेगा। बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ इज बहुत इंपॉर्टेंट सर, वहां से तो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अरे सर बोलो सर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके सर। A government company and a wholly owned subsidiary.
इनके लिए जरूरी नहीं है। shall issue the securities only in dematerialized form and also facilitate dematerialization of all its existing securities in accordance with the provision of Depositories Act 1996 and regulation made thereunder। मतलब आप समझ गए, डिपोजिटरीज मतलब अगेन वही NSDL CDSL। कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब अगर आपका शेयर है उसको कैसे, आप पहले आप कंपनी में शेयर होल्डिंग करते थे लेकिन उसको डिमैट नहीं था, तो उसके लिए भी रूल है। तो तब मतलब 96 के पहले का है तो डिमैट नहीं था, तो क्या करेंगे, रूल 9A सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मेकिंग एनी ऑफर फॉर इशू ऑफ एनी सिक्योरिटीज और बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। सर बाईबैक क्या होता है? सर बेसिकली आप इतना अभी समझ के रखो, बाद में मैं बाईबैक का भी डील करूंगा, ये भी आप लोगों का कंपनी लॉ का ही पार्ट है और इसके ऊपर अकाउंट्स भी होता है, बाईबैक ऑफ शेयर्स। आई विल डिस्कस एवरीथिंग। इवन जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ये लोग जरूर बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में सुने हो, बिकॉज जब भी कोई कंपनी बाईबैक करता है उसका शेयर में मतलब ज्यादा देके, मतलब अगर आप 1000 में शेयर खरीदते थे तो बाईबैक करने के टाइम पे कंपनी आपको 1500, 1200, 1400 पेमेंट करता है। हाँ हेलो सर, बोलो, बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में जरूर सुने होंगे आप लोग, मार्केट में जो लोग हो लोग तो जरूर सुने होंगे, या फिर कोई कोई बचपन में लॉ पढ़ते वक्त, या फिर है अभी सुन दादा, रहे हो। हाँ इन्फोसिस है इन्फोसिस इन्फोसिस का बाईबैक रिसेंटली, और भी कुछ कंपनीज बाईबैक किया, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इन्फोसिस का बाईबैक का याद आ रहा है मुझे, बट बाकी कुछ कंपनीज है रिसेंट ट्रेड में बाईबैक किया। रिलायंस भी किया था 2016 में बाईबैक। बाईबैक क्यों करते हैं कंपनी, बस इतना याद रखो, बाईबैक मतलब पहले इशू किया था, आपका शेयर मेरे पास था, सपोज मानो मेरा कंपनी, आप लोग जानते हो KSG स्क्वायर, हाँ कॉमर्स एंड फाइनेंस क्लास, मानो कि एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, 2 मिनट के लिए सोच लो, या फिर प्राइवेट कंपनी मान के चलो। सर आपने हमारे बिजनेस पे इन्वेस्ट किया था, आपको लगा कि सर का कोचिंग जो है ये बड़ा अच्छा चलेगा, आप लोग इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा बिजनेस में इतना पैसा का जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि इतना पैसा लेके कंट्रोल करने में दिक्कत हो रहा है, तो अपना कंट्रोल को मैं वापस आपके पास वापस करना चाहूंगा, कि सपोज मेरे पास जितना शेयर होल्डिंग था मैं चाहता हूं कि आपको शेयर वापस कर दो, लेकिन अगर सस्ते दाम पे करूं ना तो मेरे कंपनी के प्रति दूसरा दूसरा कोई भी इन्वेस्टर का ना कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप अगर करेंट मार्केट प्राइस से ज्यादा दाम पे आपको मुझे शेयर बायबैक करना पड़ेगा, ये कंपनी का अपना कंट्रोलिंग जताते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं बाईबैक का, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस बिटवीन बाईबैक। बाईबैक ऑफ शेयर करने से कंपनी का जो शेयर का कंट्रोलिंग है, मतलब दूसरा लोग जो शेयर कंट्रोल किया था, ठीक है, दूसरे पर्सन मतलब प्रोमोटर छोड़ के बाकी लोग जो कंपनी का कंट्रोलिंग लिया था उनका कंट्रोलिंग में थोड़ा सा रोक टोक आ जाता है, इसलिए कंपनी बाईबैक करता है। ये सब सर शेयर मार्केट कंपनी लॉ ना बड़ा कनेक्टेड है, इसलिए नॉर्मली मेरा रिकमेंडेशन होता है, ठीक है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो ना करो, पर शेयर मार्केट को दिल से समझो, दिल से समझना
हेलो हेलो, है ना सर? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सबको आ रहा है मेरा आवाज? विशाल, এখন प्रीति? আসছে, কিছুক্ষণ আগে আসছিল না দাদা। मैं नहीं, हाँ एक्चुअली सर आ रही है। नेटवर्क इशू था पूरा। मेरा नेटवर्क टोटली चला गया था, पता नहीं क्या हो गया था। ओके अनुज, मेरा आवाज आ रहा है तुझे? आवाज आ रहा है तो हाथ उठा के बोल सकता है। ओके सर, ठीक है। तो था ओके अनुज, ठीक है। सबको आ रहा है ना? विशाल, विशाल को आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, चल। मेरा नेटवर्क अचानक से टोटली आउट हो गया था इसलिए, और मैं कनेक्ट कर रहा बट किसी से कैसे भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। इवन मोबाइल नेटवर्क भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो भी कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है चलो, मशीन है, प्रॉब्लम कर सकता है। ओके तो बेसिकली आप लोगों को मैं बाईबैक के बारे में बोल रहा था ना, तो कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इन डिमेटेरियलाइज फॉर्म। तो बेसिकली जो भी सिक्योरिटीज अगर पुराना है तो उसको कन्वर्जन कर सकते हैं। एनी सिक्योरिटीज और बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज और इशू ऑफ बोनस शेयर्स, राइट ऑफर, बोनस राइट मैं बाद में बात करता हूँ। shall ensure that before making such offer entire holding of securities of its promoter, director, key managerial personnel। याद है सर आप लोगों को की मैनेजरियल पर्सनल के बारे में बात किया था मैंने? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब सीएमए, हाँ, actuaries, they are basically key managerial personnel, has been dematerialized in accordance with the provision of the Depositories Act 1996 and regulation made thereafter। मतलब भाई किसी का भी शेयर हो भाई डिमेटेरियलाइज में बना दो, एकदम सिंपल बात करते हैं, ज़्यादा झमेला नहीं करना है, ठीक है। ओके यहाँ पर बस बोला है किस तरह से आप डिपॉजिटरी को एप्लीकेशन कर सकते हो। एज पर रूल 9 है, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल फैसिलिटेट डिमेटेरियलाइज ऑफ ऑल इट्स एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बाय मेकिंग नेसेसरी एप्लीकेशन टू ए डिपॉजिटरीज आर डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1E ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। एंड उसके बाद आपको क्या मिलेगा? इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड शैल इन्फॉर्म ऑल इट्स एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स अबाउट सच फैसिलिटीज। तो ये सब एक्चुअली बोला गया है सर, और कुछ नहीं, एकदम सिंपल बात था। डिमेटेरियलाइज के बारे में एक बार बस आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, मैंने जितना सारा था आप लोगों को मैंने बताया। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हो तो ग्रीवेंस रिड्रेसल्स भी है। अकॉर्डिंग टू 9A द ग्रीवेंसेस इन एनी सिक्योरिटी होल्डर ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज अंडर 9A शैल फाइल्ड बिफोर द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ये भी है सर, इसके रिगार्डिंग अगर किसी का भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो वो होता है मतलब उसको फिर से उनके लिए काम हो सकता है। रूल 9 है सबसेक्शन 10 स्टेट्स दैट द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी शैल इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट द डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट और रजिस्टर्ड टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। शेयर ट्रांसफर एजेंट जो लोग एक्चुअली इसके लिए भी NISM का एग्जाम होता है आफ्टर प्रायर कंसल्टेशन विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लोग करते हैं। शेयर ट्रांसफर एजेंट के ऊपर एक बड़ा कंपनी है मार्केट में काम करता है, मैं उनका नाम आपको बता सकता हूँ। सुबह बोल सकता है? शेयर ट्रांसफर एजेंट है कैम, याद आया? कैम्स दादा। कैम्स बेसिकली, हाँ सर, शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम करते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी है भारत का, मैक्सिमम मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो डेटा है इन्हीं के पास होता है, या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट का भी काम यही करते हैं। 70% ऑफ द एसेट अंडर मैनेजमेंट। हम लोग देख सुबह कहाँ से कहाँ आ गए एक साल में 1400 से 2400 के आसपास आ गया, 2300 के आसपास। एक साल, जस्ट एक साल अभी पूरा हुआ नहीं है, हार्डली हम लोग मोनोपोली बिजनेस तो मोनोपोली बिजनेस। मैं बहुत कंफर्म था जब ये स्टॉक आया था, याद है हम लोग क्लास में डिस्कस भी किया था। हाँ, इसका एनालिसिस मेरा बहुत एकदम टॉप क्लास एनालिसिस था। शॉर्ट टर्म में मतलब लिस्टिंग गेन उतना हाईफाई नहीं था इसका, पर देख धीरे धीरे क्योंकि बिजनेस में दम है ना, तो बिजनेस धीरे धीरे बन ही गया। ओके अच्छा, फिर बात करते हैं सर एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस पे। अब तो बात करना ही है प्रोस्पेक्टस, मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ प्रोस्पेक्टस लेके। According to section 30, where an advertisement of any prospectus of a company is published in any manner, it shall be necessary to specify therein the content of its memorandum as regard the following. The objects, एडवर्टाइजमेंट में कंपनी को क्या बताना है प्रोस्पेक्टस में?
ठीक है, ऑब्जेक्ट बताना है, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम, द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब फॉर द सिग्नेटरीज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज। जैसे कि मैं आप लोगों को कितना सारा दिखा रहा हूँ सर, ये सब आईपीओ है ना, ये आईपीओ है, द ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मैं आप लोगों को और एक तरह का प्रोस्पेक्टस के बारे में बताऊंगा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। देख पा रहे सर आप, महिंद्रा फाइनेंस का सेल्फ प्रोस्पेक्टस है ये, एसबीआई का भी सेल्फ प्रोस्पेक्टस है मोस्ट प्रोबेबली, यस देख सकते हैं आप, ये 2011 का है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये भी सेल्फ प्रोस्पेक्टस है। अच्छा समझ रहे हैं सर, कितना तरह का प्रोस्पेक्ट, एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी होता है, एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी होता है। ये सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये भी आपका कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही बनाया जाता है। तो दोनों का फर्क कितना है वो भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा सर, कि ये प्रोस्पेक्टस में कंपनी जब एडवर्टाइजमेंट करता है, कहाँ एडवर्टाइजमेंट करेगा, न्यूज़पेपर में देगा, कंपनी के साइट में देगा, कंपनी अपने यूट्यूब प्रमोशंस भी कर सकता है अगर उसको ठीक लगे तो, ठीक है, लेकिन मेनली न्यूज़पेपर्स वगैरह में ही इसका डिटेल्स आता है, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस, द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब फॉर द सिग्नेटरीज, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसके बारे में सुबह से इंतजार था, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या है, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, देखते हैं सर। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? Section 31 contains provisions relating to self prospectus. These provisions play a significant role in facilitating commercial and logistical consideration involved in the funds raising cycle. मतलब जब भी बिजनेस को फंड रेज करना है तो कंपनी ये वाला इशू कर सकता है। आप देख सकते हो बहुत बड़ा पेजेस है इसके अंदर, कितना देख पा रहे हैं आप लोग, 831 है इसके अंदर, 831 पेजेस है इसके अंदर, आप लोग देख पा रहे हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस बहुत डिटेल्स होता है, इसमें कंपनी का ना एक एक बात होता है सर, एक एक बातें होता है, कुछ भी बात इसके अंदर छूटता नहीं है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एक पॉइंट इसमें डिटेल्स में बोला जाता है, कंपनी का जो भी डिटेल्स है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। और लेकिन हाँ मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इतना डिटेल्स नहीं होता जितना सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस और आरएचपी का एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक बार निकालो और बार बार पैसा मार्केट से उठा लो, बट आरएचपी क्या है, मतलब वो एक ही बार काम होता है, ठीक है। आरएचपी मेनली जब कंपनी आईपीओ लाता है तभी इशू करता है, बट कंपनी को तो बीच बीच में बहुत बार पैसा उठाने का जरूरत पड़ सकता है ना, तो इन दैट केस सेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू से वो पैसा उठा सकता है। उसमें भी वही सारा बातें, जैसे पब्लिक इशू, आप यहाँ पर देखो, आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो दिख जाएगा, पब्लिक इशू बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड और द इशूअर अप टू, अमाउंट बोल के रखा है सर करीब 2 करोड़। अनसिक्योर्ड क्या बोला है सर, अनसिक्योर्ड सबऑर्डिनेट रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स of face value 1000 each aggregating up to 2 lakhs self limit issue. The NCDs for tier 2 capital, the NCDs will be issued in or more tranches up to the self limit on terms of condition as set out in the self prospectus, set out in the relevant tranche, मतलब जो इसका मतलब prospectus है, for any tranche issue, each a tranche issue which should be read together with the draft red herring प्रोस्पेक्टस, मतलब इसको ड्राफ्ट सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली ये पूरा प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी अपने बारे में बोला है, और किसके पास पहुंच रहा है इसका, महिंद्रा एंड महिंद्रा जहां पर लिस्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज महाराष्ट्र मुंबई, आरओसी के पास ये लिस्टेड है। कंपनी मुंबई का है तो आरओसी के पास इसका डिटेल्स बताना पड़ेगा। इसमें भी आप देख सकते हो, ठीक जैसे आपने जोमेटो का केस में देखा, आपने जोमेटो का केस में अभी देखा ना सर कि कौन, मतलब इसके अंदर भी आपको इसी तरह का मर्चेंट बैंकर दिखेगा, ठीक है, जो मार्केट से इनको पैसा उठाने का हेल्प करता है, बदले में कंपनी इसको क्या करता है, कमीशन देता है, सिंपल है। यू कैन सी हियर एडेलविस कैपिटल, एक्सिस बैंक लिमिटेड, ये क्या है, एके कैपिटल सर्विस, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ये सिक्योरिटीज लिमिटेड, दीज आर दी कंपनीज जो बेसिकली कंपनी को, ये सब कौन है, ये सब डिवेंचर ट्रस्टी है। ये देखो क्या लिखा है, ये सिक्योरिटीज इसका, अच्छा नहीं, रजिस्टर्ड टू द इशू कार्वी, ठीक है। डिवेंचर ट्रस्टी कौन है, यह लीड रन मैनेजर, और डिवेंचर ट्रस्टी में कौन है सर, एक्सिस ट्रस्टी, देख पा रहे सर आप लोग, डिवेंचर ट्रस्टी में है एक्सिस ट्रस्टी, और मतलब डिवेंचर का ट्रस्टी बोर्ड एक होता है, ठीक है, जो भरोसे के साथ इस पूरा का पूरा डिटेल्स को देखेगा बैंक के थ्रू से। और ये सब कौन है, एडेलवेस, एक्सिस बैंक, एके कैपिटल, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट, ये सिक्योरिटीज, ये लोग कौन है, ये बेसिकली लीड मैनेजर है, जो मार्केट से इनका जो जरूरत पैसा है ये उठा के देगा, ठीक है। तो ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस का आपको मैंने रियल लाइफ दिखाया, बाकी आप खुद इसको चाहो तो रीड कर सकते हो बेसिकली, और कुछ नहीं इसके अंदर। बाकी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कंपनी का
प्रोमोटिंग कॉन्सेप्ट, जनरल इन्फॉर्मेशन, कंपनी क्या करता है, क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, एवरीथिंग इसके अंदर रहता है। ठीक है सर, मैक्सिमम लोग कंपनी में इन्वेस्ट करता है मार्केट का खबर सुन के। अरे सर, खबर तो मैनिपुलेटिव हो सकता है ना, खबर मैनिपुलेट हो सकता है। न्यूज़पेपर वाले कुछ भी बोल सकते हैं, टीवी न्यूज़ वाले कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी आके बिठा सकता है, कंपनी का प्रमोशन करने के लिए किसी को भी मार्केटिंग करा सकता है। आप लोग जानते हो ना कि न्यूज़पेपर में अगर कहीं खबर निकला है तो इसका प्रूफ नहीं काम करता कोर्ट ऑफ लॉ में। हाँ, न्यूज़पेपर का न्यूज़ या फिर टीवी न्यूज़ कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ का काम नहीं करता। आप लोग जानते हो सर? हेलो, है दादा। है ना? तो एग्जैक्टली तो ये लोग मैक्सिमम, अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है आपको कंपनी का डिटेल्स पढ़ना चाहिए सर। तो फिर कौन पढ़ता है सर? आप ही लोग जैसे लोग पढ़ पाते हैं सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, दे हैव दे कैन रीड दिस थिंग्स। और कोई भी इंसान जिसको इस चीज में दिलचस्पी हो, उसको नॉलेज हो, तो वो पढ़ सकता है, पढ़ के कंपनी के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है और फिर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सट्टा जुआ का बात तो आता ही नहीं है इसमें। अब वही है ना। ओके, तो मीनिंग ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये देखो यहाँ पर क्या, लिटरली इट मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विद अ गिवन सेल्फ लाइफ। इसका अपना एक सेल्फ लाइफ दिया गया है। एनी नंबर ऑफ इशू कुड बी मेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द सेल्फ प्रोस्पेक्टस। मतलब सेल्फ प्रोस्पेक्टस का जो टेन्योर होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, वो कितना बार भी चाहे कंपनी मार्केट से पैसा मतलब रेज कर सकता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू से। इसका एक ही लिमिटेशन है, द ओनली कैविट इज टू सप्लीमेंट द सेल्फ प्रोस्पेक्टस बाय ए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग की अपडेट्स और चेंजेस। मतलब एक बार ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस आ गया तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको जब फिर से अपडेट करना है ना, तो वो अपडेट आपको सेल्फ प्रोस्पेक्टस में नहीं मिलेगा। यही इसका एक लिमिटेशन है। कैविट मींस लिमिटेशंस। ठीक है, कैविट एम्प्टर जैसे हम लोग पढ़े थे वैसे ये एक लिमिटेशन है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो लोग पढ़े थे उनको याद होगा, कैविट एम्प्टर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। प्रोविजन सेक्शन ऑफ 31 आर स्टेटेड बिलो। मीनिंग ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में सेक्शन 31 में बोला है। The expression self prospectus means a prospectus in which the securities or class of securities, मतलब डिवेंचर या शेयर्स, बात समझ रहे हो, सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज included therein are issued for subscription in one or more issues। ठीक है, एक इशू भी हो सकता है, एक से ज्यादा इशू हो सकता है ओवर ए सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ ए फर्दर प्रोस्पेक्टस। मतलब नेक्स्ट टाइम और प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले तक उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। एक बार इशू किया और उसके थ्रू से बार बार मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं एक सर्टेन पीरियड तक। ठीक है, ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस का ये सुविधा है। ठीक है, बार बार आपको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वही अपडेट वगैरह एक ही प्रॉब्लम है इसका, अपडेट देने के टाइम पे ये प्रोस्पेक्टस फिर से आपको न्यू करना पड़ेगा। फाइलिंग ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर, मैंने आपको दिखाया ना अभी कि रजिस्टर के पास जमा करना होता है। ये देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इसको किसके पास जमा किया? अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू से। अच्छा, उस टाइम पे ये 2017 का है तो ये सारा का सारा 1956 एक्ट में ये आया था, वो कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे कंपनीज एक्ट 2013 भी आ गया था। ठीक है, ये आरओसी किसके पास है? मुंबई आरओसी के पास जमा किया। ठीक है, बिकॉज ये मुंबई बेस्ड कंपनी है इसलिए। और ये क्या है? ये तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है। बात करते हैं ना रेड हेयरिंग में 2 मिनट बाद। अच्छा, फाइलिंग ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस एनी क्लास और क्लासेस as the Security Exchange Board of may provide by regulations in this behalf may file a self prospectus with the register at this stage. On the first offer, security schedule therein which shall indicate the period not exceeding 1 year as the period of validity of such prospectus, which shall commence from the date of opening of the first offer of securities under that prospectus, and second or subsequent offer of such securities issued during the period of validity of that prospectus। तो एकदम स्टार्टिंग में होगा और वैलिडिटी के टाइम के ऊपर डिपेंड करके वो प्रोस्पेक्टस को फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम विद इन द सेल्फ प्रोस्पेक्टस, आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को उसके अंदर देना पड़ेगा ताकि उसके अंदर प्रोस्पेक्टस क्या, लोग क्या देखते हैं प्रोस्पेक्टस में, इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे कि कंपनी फाइलिंग ए सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू चार्जेस created, changes in financial position of the company as have occurred between the first offer of securities or the previous offer of securities। मतलब पहले भी अगर ऑफर किया गया था मतलब सेल्फ प्रोस्पेक्टस में, न्यूली कुछ हुआ है तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा न्यू में। तो ये बेसिकली बोला गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन रूल 10 ऑफ द कंपनीज prospectus and allotment of securities rule 2014, the information memorandum shall be prepared in form PAS 2, मतलब prospectus and securities
का जो रूल है 2 एंड फाइल विद द रजिस्टर अलॉन्ग विद द फी एज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल 2014 विद इन 1 month प्रायर टू द इशू ऑफ ए सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर और सिक्योरिटीज अंडर द सेल प्रोस्पेक्टस। तो जो भी चेंजेस करना है चेंज करो, फिर उसको एज पर द फीस देके आप उसको फिर से अपडेट करो। सिंपल बात है सर, जो नियम होता है वो नियम के बारे में बोला गया है, ज्यादा चिंता करने वाला कोई बात इसके अंदर तो है नहीं। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विद सेल प्रोस्पेक्टस इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। Where information memorandum is filed every time an offer of securities is made under some section 2, such memorandum together with the sale prospectus shall be deemed to be a prospectus। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चेंज होगा उसी को डीम्ड मान लिया जाएगा कि भाई इसके अंदर जो भी है सबसेक्शन 3 के तहत वो भी प्रोस्पेक्टस है। तो बेसिकली मैंने आपको रूल बताया और ये तो रियल लाइफ आप देख ही सकते हो सेल प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अगर हो सके तो इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हो, जैसे कि कंटेंट है एकदम नॉर्मल। प्रोस्पेक्टस का मतलब ही है, बस एक ही रीजन, सेल प्रोस्पेक्टस के साथ रेड हेरिंग को कैसे बाइफरकेट करोगे कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप बार बार, मतलब क्या होता है ना कि इसको बार बार इशू करना पड़ता है, लेकिन ये नॉर्मली आईपीओ के टाइम पे लाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली। और सेल प्रोस्पेक्टस एक बार इशू करके आप एक बार इशू करो, फिर एक सर्टेन पीरियड में आप कितने भी बार मर्जी मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो, चाहे वो डिवेंचर हो, मतलब क्लास एंड क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, जो मर्जी आप इशू कर सकते हो। अगर आपका मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट जो आपका जो लीड मैनेजर अगर मार्केट से आपको उठा के दे तो। बोलो सर, समझ में आया? सेक्शन 31 सेल प्रोस्पेक्टस। हेलो दादा, बस बेसिकली प्रोस्पेक्टस तो एक ही है जैसे प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, बट मेन डिफरेंस है वो सेक्शन 31 में बोला, ये सेक्शन 32 में बोला। नॉर्मली आईपीओ के केस में हम लोग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देखते हैं, जैसे कि जोमेटो का देख रहे हैं कल से, मतलब लास्ट वीक से। सेक्शन 32 कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। डेवलपमेंट taking place in the financial markets from time to time allow innovative methods of raising funds so as to avail the most favorable market conditions, ताकि मार्केट का सबसे फेवरेबल कंडीशंस का फायदा लिया जा सके। टाइमिंग द इशू एंड बुक बिल्डिंग ऑफ इशू आर facilitated by the concept and red herring prospectus, whereby the price per security and number of securities are left open to decide post closure of the issues। आप समझ रहे हैं ना सर? मतलब बड़ा सिंपल है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। क्या बेनिफिट? कि मार्केट का टाइमिंग। अब देखो सर, कंपनी जब भी शेयर मार्केट में इशू करता है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा वो सेल हो जाए। हाँ, जो लोग आईपीओ वगैरह के साथ कनेक्टेड हो थोड़ा बहुत, जैसे कि मुझे थोड़ा शुभ या रोशनी, ये लोग थोड़ा मुझे हेल्प कर सकता है, बिकॉज आई नो कि दे आर इन मार्केट। प्रिया आज नहीं है, प्रिया भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर होते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हो उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप लोग जैसे धीरे धीरे मार्केट के साथ अडेप्टेड हो जाओगे ना, ये सब कंपनी लॉ वगैरह ना आप लोगों का बहुत इजी लगेगा सर, मतलब यू कैन इजीली कनेक्ट विद दिस थिंग्स। बट आई जस्ट करेंटली से कि आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ सर, जैसे सुबह मुझे थोड़ा हेल्प कर कि ज़रूरी है क्या कंपनी मार्केट में आईपीओ लाएगा या मार्केट से पैसा रेज करना चाहेगा तो हमेशा उसको जो पैसा वो चाहिए होता है उसको मिल जाता है? इज इट पॉसिबल ऑलवेज? नो सर, ना दादा, पॉसिबल ना। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो लोग जानते हो, जैसे सुबह मुझे पता है, सुबह करता है, रोशनी करता है, और बाकी लोग अगर कोई करता है वो हो सकता है उनको भी पता हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि मतलब मैं नहीं जानता तो वो। बोलो मेनली सर। तो दादा शेयर होल्डर इज अ ट्रू ओनर ऑफ अ कंपनी। एग्जैक्टली। তার জন্যই মেন কথা শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কোম্পানির বিজনেসটাকে বাড়ানোর জন্য এটা করা হয়, हाँ, আর কি लेकिन মার্কেটে লিস্টেড করা হয়। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि वो हमेशा उसका जितना जरूरी है, मतलब कभी कभी वो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, कभी कभी अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है ना। मिनिमम 95% इशू होगा तभी जाके वो लिस्टेड होगा, मिनिमम रूल्स है। ठीक है, लेकिन आजकल 100% तो हो ही जाता है, बट अंडर सब्सक्रिप्शन होने से उसका शेयर में उतना लेवल अप नहीं होता। लेकिन जरूरी नहीं कि आपका हमेशा मतलब ओवर सब्सक्राइब हो। जैसे एलआईसी का शेयर आएगा तो ऑब्वियसली गारंटी है कि सर एलआईसी का शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, गारंटी ना? हाँ, ओवर नहीं, डबल ओवर। डबल ओवर होगा, गारंटी सर। मतलब अब सर मिलना मतलब मिल जाएगा सर। सर ये थोड़ा सा लॉटरी का खेल है। ठीक है, ये थोड़ा लॉटरी का खेल है कि ये आईपीओ में शेयर पाना थोड़ा लॉटरी है, बिकॉज शेयर्स में जितना शेयर्स का एप्लीकेशन नहीं होता उससे कहीं ज्यादा एप्लीकेशन जमा होता है। ठीक है, फिर वो थोड़ा बहुत वो प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं, आप लोग जानते हो ओवर सब्सक्रिप्शन होने से बचपन में प्रोराटा अलॉटमेंट करते थे, वो भी थोड़ा प्रोराटा अलॉटमेंट करेगा, लेकिन उसमें अगर किसी का भाग्य खुल जाए, बट कोई बात नहीं, आप बाद में खरीद सकते हो। बट हाँ, मार्केट में थोड़ा शेयर का दाम ज्यादा हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज के केस में ऐसा
हुआ है। कुछ कंपनी जैसा भी हुआ है, मैंने देखा रिसेंट ट्रेंड में, जैसे आई थिंक क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ठीक है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन मुझे याद है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था, जस्ट एज पर, मतलब एट पार में सब्सक्राइब हुआ था। हेरन बाई इंडस्ट्रीज एट पार में सब्सक्रिप्शन हुआ था, रिसेंट ट्रेंड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इजी ट्रिप का याद नहीं आ रहा है, बट कल्याण ज्वेलर्स, ये भी अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था सर। कल्याण ज्वेलर्स अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ था सर, मतलब प्रॉपरली नहीं हुआ था। बट कुछ कंपनीज काफी अच्छा किया था रिसेंट ट्रेंड में, जैसे मुझे याद आ रहा है यहाँ पर इंडिगो पेंट्स अच्छा किया था ना रे, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था मुझे याद है। कैम्स का तो अच्छा हुआ था, कैम से पहले चेमकॉन भी बहुत अच्छा हुआ था। रूट मोबाइल बहुत सब्सक्रिप्शन हुआ था। बर्गर किंग ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, हाँ ओवर सब्सक्रिप्शन। না বার্গার কিং ওভার সাবস্ক্রিপশন হয়ে মার্কেট ফল করেছিল, মার্কেট লিস্টিং এর দিনই মার্কেট ফল করেছিল। हैप्पीएस्ट माइंड बहुत अच्छा किया था हैप्पीएस्ट माइंड बहुत अच्छा किया था। ग्लैंड फार्मा ये भी अच्छा किया था। एमटा टेक्नोलॉजीज ये गेमिंग कंपनी है, सॉरी गेमिंग रॉकेट कंपनी है, रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह टेक्नोलॉजी करता है, ये भी अच्छा किया था। और एक है नज़ारा टेक्नोलॉजी, नज़ारा कहाँ गया, नज़ारा ये गेमिंग कंपनी है, नज़ारा कहाँ चला गया सर, ये नज़ारा गेमिंग कंपनी है, ये भी अच्छा किया था मतलब लिस्टेड डे में। तो कुछ कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट कुछ कंपनीज का अगर देखो सर पहले दिन परफॉर्म कैसे करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। हमेशा अच्छा परफॉर्म करने के लिए बिजनेस में दम होना चाहिए, आप बात को समझो। बट हाँ, आईपीओ लिस्टिंग गेन में अगर कोई कंपनी लिस्टिंग गेन कर लेता है कोई इन्वेस्टर्स, तो वो उसका एक बहुत ही अच्छा बात है सर, ऑब्वियसली। ठीक है, मैं तो कोशिश करता हूँ जो कंपनी में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, जो कंपनीज का मैंने नाम लिया था, हमेशा हर केस में मेरे को नहीं मिला, पर 2-3 केस में मेरे को मिला था सर। ठीक है, तो उस केस में मैंने गेन किया, ठीक है, बट हमेशा नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत सीरियसली थोड़ा लक फेवर करना चाहिए होता है। ठीक है, एसबीआई कार्ड ये भी मेरा बहुत अच्छा फेवर किया था, लिस्टिंग गेन हुआ था, बट इसका लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कंपनी। तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का केस क्या है, कि किस दिन किस टाइमिंग का फेवर का बात है। इसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को आप मार्केट में फैला सकते हो, जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट में फैला हुआ है, ब्रोकिंग कंपनीज के साइट में जाओ, कंपनी के वेबसाइट में जाओ, तो दैट इज वाई रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस थोड़ा मॉडर्न वे में मार्केट चेंजेस कंडीशंस के साथ, जैसे इस टाइम पे अगर मार्केट में कोई कंपनी आएगा तो थोड़ा बहुत तो उसको लेके चिंता है, बिकॉज मार्केट थोड़ा साइडवेज है, कोविड के कारण नेगेटिव वाइब्स है थोड़ा मार्केट में, बट फिर भी देखना पड़ता है सर सिचुएशंस वगैरह, इसलिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मार्केट का ये एरिया को थोड़ा सा हैंडल करवाता है। मीनिंग ऑफ रेड हेरिंग, द एक्सप्रेशन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स। ठीक है, कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं रहेगा, ऑफ द क्वांटम ऑफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरिंग, सारा का सारा डिटेल्स नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन red herring prospectus is issued prior to issue of prospectus. A company proposing to make an offer of securities may issue a red herring prospectus prior to the issue of prospectus. लेकिन सेल prospectus में सारा का सारा डिटेल्स रहता है। ठीक है, रेड हेरिंग में सारा डिटेल्स नहीं रहता। Filing with the register, a company proposing to issue a red herring prospectus shall file it with the register at least 3 days prior to the opening of the subscription list and the offer. Obligation under red herring prospectus, a red herring prospectus shall carry the same obligation as are applicable to a prospectus, or any variation between the red herring prospectus and a prospectus shall be highlighted as variations as the in the prospectus. Filing of red herring prospectus register and SEBI upon closing on offer. ठीक है, मतलब ये एक्चुअली प्रोस्पेक्टस आने के बाद क्लोजिंग करने का ना एक टाइमिंग रहता है, पहले एप्लीकेशन आया फिर अलॉटमेंट होगा उसके बाद ये क्लोज रहेगा, ये मोटा मोटी 1 वीक का एक टाइमिंग रहता है। क्या ऐसा ही होता है ना, 1 वीक का टाइमिंग रहता है कि नहीं रहता? अरे मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ दिन रहेगा, जैसे 29 अप्रैल से लेकर 3 में पावर ग्रिड का देख रहे हैं, उसके बाद उसको 1 हफ्ते का टाइमिंग मिल जाता है। क्या रे सुबह ऐसा ही कुछ होता है ना, मिनिमम 1 वीक तो लग ही जाता है पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके। हाँ रोशनी, एक একটা জন্য এক একটা, हाँ मोटा मोटी अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ कि एक टाइमिंग। Upon the closing of the offer of securities under this section, the prospectus stating therein the total capital raised, whether by way of debt or share capital, चाहे वो लोन से हो शेयर कैपिटल से हो, and the closing price of the securities, दो दाम हो सकता है। ठीक है, बैंड प्राइस होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सर, ये सब रेंज में है, देख रहे हैं
बैंड रेंज जिसको बोलते हैं बैंड प्राइस, 99-100 के बीच में कोई भी दाम हो सकता है, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कि किस दाम में बीडिंग ज्यादा हुआ, उन लोगों को ही मिलेगा, ठीक है। 99 से 100 का बैंड रेंज होता है। 483 486 के अंदर कुछ भी दाम हो सकता है, ठीक है। कुछ कुछ कंपनीज के केस में कोई बैंड नहीं होता। रिसेंट ट्रेड में सारा का सारा कंपनी बैंड प्राइस से ही मार्केट में आया है, लेकिन बहुत कंपनीज ऐसे भी होते हैं किसी बैंड प्राइस में नहीं आएगा, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे आएगा, वो भी हो सकता है। तो कौन सा क्लोजिंग प्राइस है उसका भी डेटा आपको पता चलेगा। एंड एनी अदर डिटेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्टर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, वो बाद में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है RHDP, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, DRHP, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। There is another term called the term abridged prospectus has been defined in section 2 subsection 1. According to it, abridged prospectus means a memorandum containing such salient features of prospectus as may be specified by the SEBI by making regulation in his behalf. In fact, abridged prospectus is a summarized form of actual prospectus. Actual prospectus का summarized form होता है ये abridged prospectus, ठीक है सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। एवरेज प्रोस्पेक्टस का मतलब प्रोस्पेक्टस का समरी है ये, और कुछ नहीं। डीम प्रोस्पेक्टस आप लोगों को तो पहले ही देखा सर। सेक्शन 25 प्रोवाइड्स दैट अ डॉक्यूमेंट बाय व्हिच ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल ऑफ द पब्लिक इज मेड शैल बी डीम प्रोस्पेक्टस। दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 आर मेड डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है, इवन नोटिस, सर्कुलर्स वगैरह सारा का सारा प्रोस्पेक्टस होता है। वेयर ए कंपनी अलॉट्स और एग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स का बात कर रहे हैं, विद अ व्यू टू ऑल और एनी ऑफ द सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक, एनी डॉक्यूमेंट बाय व्हिच द ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड शैल फॉर ऑल पर्पस टू बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। मतलब जिसके थ्रू से कंपनी मार्केट से सिक्योरिटीज के नाम पे पैसा उठाना चाहता है, वो सारा का सारा क्या है, प्रोस्पेक्टस है, डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस। बस यही बात है और कुछ नहीं। Securities offered for sale to the public for the purpose of Companies Act 2013 itself, unless the contrary is proved, be evidence that an allotment for an arrangement agreement or to allot securities was made with the view to the securities being offered to sale to the public. If it is shown that the offer of the securities for any of them for sale to the public was made within 6 months after the allotment or agreement to allot, that at the date when the offer was made, the whole consideration to be received by the company in respect of the securities had not been received by it. मतलब 6 महीने के अंदर सारा का सारा जितना ऑफर हुआ था मिल जाना चाहिए, अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो तो। इफेक्ट ऑफ सेक्शन 26 क्या है कि सेक्शन 26 as applied by section 25 shall be effect as if it required a prospectus to state in addition to the matters required by that section to be stated in prospectus the net amount of the consideration received or to be received by the company in respect of securities which offer relates, the time and place of the contract where under said securities, मतलब कहाँ पर हुआ है, the persons making the offer were persons named in the prospectus of the as a directors of the company. फिर डॉक्यूमेंट में साइन वगैरह भी करना चाहिए, ठीक है, साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें एकदम सिंपल बात है सर। इन केस ऑफ ए कंपनी और ए फर्म हैज द एलओटी सोल्ड शेयर्स टू पब्लिक, पूरा का पूरा सिस्टम एक बार मैं बोल देता हूँ। हैज द एलओटी, ठीक है, सोल्ड शेयर्स टू पब्लिक विद इन 6 months आफ्टर द अलॉटमेंट, ठीक है। हैज द एलओटी पेड फुल कंसिडरेशन टू कंपनी बिफोर ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक, क्या उसने पूरा का पूरा पैसा दे दिया था, अगर नहीं है तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर हैज द एलओटी सोल्ड शेयर्स टू द पब्लिक विद इन 6 months आफ्टर अलॉटमेंट, अगर ना है तो नॉट डीम्ड प्रोस्पेक्टस। लेकिन हैज द एलओटी पेड फुल कंसिडरेशन, अगर यस है तो भी नॉट डीम्ड प्रोस्पेक्टस। लेकिन हैज द एलओटी पेड फुल कंसिडरेशन टू ए कंपनी बिफोर ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक, अगर नो है तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो बेसिकली मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि सर जब कंपनी किसी को कोई शेयर अलॉट करता है तो एलओटी कौन है यहाँ पर, ठीक है, जिसको शेयर मिल रहा है। तो हैज द एलओटी सोल्ड शेयर टू पब्लिक, मतलब जो कंपनी है जो अलॉटमेंट कर रहा है वो क्या पब्लिक को शेयर कर दिया विद इन 6 months आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम के अंदर पूरा सारा का सारा उसको अलॉट मतलब दे दिया पब्लिक को। तो अगर ना है तो नॉट डीम्ड प्रोस्पेक्टस, नॉट ए डीम्ड प्रोस्पेक्टस, मतलब अगर 6 महीने के अंदर नहीं हुआ तो नॉट ए डीम्ड प्रोस्पेक्टस। बट अगर येस है, हैज द एलओटी पेड फुल कंसिडरेशन, मतलब अगर दे दिया तो क्या पूरा का पूरा कंसिडरेशन पब्लिक ने दे दिया उसको। अगर 100 का शेयर मतलब 100 करके एक एक शेयर का दाम था तो क्या 100 के दे दिया या फिर कुछ पैसा अभी भी बाकी रखा है। अगर कुछ बाकी है तो फिर, अगर बाकी है तो फिर डीम प्रोस्पेक्टस नहीं है, लेकिन अगर बाकी नहीं है तो वो डीम प्रोस्पेक्टस है। मतलब बेसिकली पैसा मिल गया तो डीम प्रोस्पेक्टस, लेकिन अगर पैसा नहीं मिला तो नॉट ए डीम प्रोस्पेक्टस। तो ये थोड़ा बहुत कहा गया है कि पैसा पूरा अलॉटमेंट का जो कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा बनाया गया है, ठीक है सर। ऑफर फॉर सेल के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला कि जो लोग ऑलरेडी कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करके रख रहा है, जैसे इन्फो एज में
जैसे इन्फो एज आपका जोमेटो का शेयर होल्ड करके रख रहा था, ये देखो सर, इन्फो एज और दी सेल शेयर होल्डर्स एंड सच सिक्योरिटीज, बोला ना सर आपको मैं, ऑफर फॉर सेल, ठीक है। तो ऑफर के बारे में Section 28 contains the provision which regulate the offer for sale of securities by certain members of company. These provisions are stated as under. Section 28 बोलता है कि आप अगर पहले से कंपनी का शेयर होल्ड करते हो तो आप ऑफर फॉर सेल के थ्रू से मार्केट छोड़ के मतलब जा सकते हो। अगर लोग आपका शेयर खरीदेगा तो वो पैसा लेके अपना प्रॉफिट बुक करके, अगर प्रॉफिट होगा तो जो भी मिलेगा, ठीक है, वो मिलके जा सकता है। उसके लिए ऑफरिंग शेयर्स टू पब्लिक बाय सर्टेन मेंबर्स परमिटेड। डॉक्यूमेंट ऑफरिंग नॉर्मली क्या होता है ना, प्रोमोटर ग्रुप या फिर जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं ये ऑफर फॉर सेल में होता है, जिनके हाथ में लार्ज चंक ऑफ शेयर्स होते हैं सर। जैसे रिसेंट ट्रेंड में ऐसा कुछ कंपनी है जो ऑफर फॉर सेल भी किया है, जैसे कि हेरम्बा इंडस्ट्रीज, ये एक सर आपका फर्टिलाइजिंग कंपनी है। जो लोग थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हो उसके लिए मुझे समझाना बड़ा आसान हो जाता है, बट जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड थोड़ा कम हो उनको थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप लोग धीरे धीरे ना आ जाओ स्टॉक मार्केट में, एटलीस्ट जानकारी के लिए, मार्केट में अपना नॉलेज बेहतर करने के लिए आ जाओ। ये जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, मेला दिख रहा है सर आप लोगों को, दिखा हेरनबा इंडस्ट्रीज, ये हेरनबा का ये भी ऑफर फॉर सेल किया था। हेरनबा इंडस्ट्रीज फ्रेश इशू कितना बोला सर, 60 करोड़, देख रहा है सर, एंड ऑफर फॉर सेल कितना बोला, 90 लाख शेयर्स, वैल्यूइंग द इशू टोटल 625 करोड़। देख पा रहे सर आप लोग, फ्रेश इशू 60 करोड़ का था और ऑफर फॉर सेल कितना था, 90 लाख का था। मतलब जो प्रोमोटर है ना, प्रोमोटर ग्रुप में कुछ कोई था जो कंपनी छोड़ के निकलना चाहता था, तो उनका ऑफर फॉर सेल होता था, और ये हुआ भी है मार्केट में, तो इनको हो गया काम जो भी हुआ है। समझ में आ रहा है सर, बोलो ना। ओके ये तो ऑफर फॉर सेल का एरिया था, ठीक है। ऑफर फॉर सेल में ये पॉइंट्स था। Exception to certain matters. According to Rule 8, subsection 1, the provision of Part 1 of Chapter 3, namely prospectus and allotment of securities, and rules made thereunder shall be applicable to an offer for sale referred to in Section 28, except for the following, namely the provision relating to minimum subscription, the provisions for minimum application value, the provisions requiring any statement to be made by the board of directors in respect of utilization of money, and any other provision relating to which cannot be compiled with or gathered by the offerer with detailed justification for not being able to comply with such provisions. इसके लिए आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कुछ भी एक्सेप्शन पॉइंट हो तो वो सेक्शन 28 में बता रहा है। जैसे वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस, अगर कुछ भी चेंजेस करना हो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वेरियस आप लोगों को याद होगा जो लोग बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ पढ़े थे, हाँ सर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वेरियस, कंपनी अपना मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकता, ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके काम नहीं कर सकता, जिसको बोलते हैं सर म्यूटेटिस म्यूटेंटिस, मतलब अल्ट्रा वेरियस comes into play, contains provision relating to variations in terms of contract or object in prospectus. अगर किसी prospectus में कोई object हो, once funds are raised through a given prospectus, the principle of doctrine of ultra vires comes into play. That is, the company has to use the funds strictly in accordance with the prospectus. मतलब जिस हिसाब से वो अपने प्रोस्पेक्टस में बोला है वो एज पर एओए एंड एज पर एमओए होना पड़ेगा, वो उसके बाहर जाके काम नहीं कर पाएगा। अगर डेविएट होता है, डेविएशंस आर रिक्वायर्ड टू बी प्री अप्रूव्ड, अगर डेविएट होगा तो प्री अप्रूव्ड करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। रिकॉल ऑप्शंस नीड्स टू बी गिवन फॉर डिसेंटिंग इन्वेस्टर्स। डेविएशन रिगार्डिंग यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ बाइंग, ट्रेडिंग ऑफ अदरवाइज डीलिंग इन इक्विटी ऑफ एनी अदर लिस्टेड कंपनी इज नॉट परमिटेड। आप लोग बात समझ रहे हैं सर? सेक्शन 27 क्या बता रहा है? प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद कंपनी जो मार्केट से पैसा रेज कर लिया, बहुत अच्छा, बट जिस पर्पस के लिए यूज किया उस पर्पस में इसको फुलफिल करना होगा। अगर उसके बाहर जाके करना पड़ेगा तो प्री अप्रूव लेना पड़ेगा। अगर प्री अप्रूव नहीं लेता है तो फिर वही अल्ट्रा वायरस हो जाएगा ना कि कंपनी अपने बियॉन्ड पावर काम नहीं कर सकता। जो लोग बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ पढ़े थे उनको अल्ट्रा वायरस पता है, मैं जिन लोग नहीं पढ़ा उनको इतना बोलूंगा सर, अल्ट्रा वायरस मतलब कंपनी बियॉन्ड पावर जाके नहीं कर सकता। उसके लिए अगर आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वेरिएशंस ऑन अप्रूवल इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशंस। अगर कुछ वैरी करना चाहते हैं तो फिर आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशंस पे। ए कंपनी शैल नॉट एट एनी टाइम वेरी इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट referred to in the prospectus or object or for which the prospectus was issued, except subject to approval or except subject to an authority given by the company in general meeting by way of special resolution.
It is provided that details as may be prescribed of the notice in respect of such resolutions to the shareholder shall also be published in the newspaper, one in English and one in vernacular language. मतलब जहाँ लोकल का, मतलब बंगाल में बंगाली एक पॉपुलर पेपर में, ओडिया में ओडिया का, हिंदी में हिंदी का, गुजरात में गुजराती का, कन्नड़ में तेलुगु में एक वर्नाकुलर पेपर में और एक इंग्लिश पॉपुलर पेपर जो भी उस एरिया में अवेलेबल होता है उसमें आपको देना चाहिए. इन द सिटी वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इंडिकेटिंग क्लियरली जस्टिफिकेशन ऑफ सच वेरिएशन. मतलब आप क्यों वेरी कर रहे हो उसकी रिगार्डिंग आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा. स्पेशल रेजोल्यूशंस के लिए वोट होगा. आप लोग जानते हो, जो लोग इसके पहले जनरल मीटिंग का क्लास करके रखे हो, पोस्टल बैलेट के थ्रू से नोटिस भेजा जाएगा और उसके थ्रू से वोट होगा, फिर जाके ये सब पास होगा. ओके सर. नेक्स्ट दिन हम लोग सिक्योरिटीज टू बी डील्ड इन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, थोड़ा बड़ा है बट ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा. स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग मैंने काफी सारा पॉइंट में बात कर रहा, तो आप लोग स्टॉक मार्केट को समझ जाओगे. सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस. ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से डिटेल्स में बात करके बताऊंगा कि क्या क्या सिक्योरिटीज आप डील कर सकते हो. उसके बाद और एक पॉइंट में डील करूंगा. एक सेकेंड रुको. अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी. अलॉटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके क्या रूल है. मतलब मैं आपको बोल रहा था ना कि पहले एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट. ठीक है, उसके बाद मैं अलॉटमेंट में बात करूंगा, तो फिर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का भी एरिया आपको पता चल जाएगा. ओके, इसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा सर नेक्स्ट दिन. सर फटाफट हो जाएगा बिकॉज बेसिक क्लियर हो गया ना. मिस स्टेटमेंट इज प्रोस्पेक्टस. अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट्स हो तो क्या होता है, ये कुछ लीगल एरिया है, मुझे आपके साथ डील करना पड़ेगा सर. फिर कुछ क्वेश्चन आंसर करो और फिर आप लोग समझ में आ जाएगा सर. आज तो मैं इतना ही रखूंगा. बोलो सर, समझ में आ रहा है. मैं नोट शेयर करूंगा तो एक बार प्लीज गो थ्रू करना. ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को. ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स अभी भी है जैसे कि अलॉटमेंट और कुछ एरिया है. मैं नेक्स्ट दिन उसको समरी करके आप लोगों को जो मेन बाकी एरिया है मैं कवर कर लूंगा. ठीक है. हाँ सर, बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया. ओके शुभो, रोशनी, प्रियतमा, बोलो. अनुज, समझ में आया सर आप लोगों को? आ रहा है समझ में सबको? तथा विशाल, प्रीति. है सर. ओके सर, ठीक है. हाँ सर. ओके सर, ठीक है. थोड़ा सा स्टॉक मार्केट कनेक्टेड चैप्टर्स है. जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ थोड़ा कम कनेक्टेड हो, मे भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है. बट वही मैं बार बार बोलता हूँ ना सर, एक्चुअली प्रोफेशनल पढ़ाई इज वेरी प्रैक्टिकल. आप प्रैक्टिकल के साथ कनेक्टेड हो जाओगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा. नहीं तो यही सब आपको तंग करेगा और कुछ नहीं. इसीलिए मैं सबको एकदम बचपन से, जब जो मुझे जिस उम्र में मिलता है, मैं सबको यही बोलता रहता हूँ, कनेक्ट विथ प्रैक्टिकलिटी. आपको बहुत चीज़ें आसान लगेगा. ओके सर, ठीक है, चलो फिर टाटा बाय. ओके सर, टाटा टाटा बाय बाय सर. ओके. सर कल के वैल्यू ऑफ